अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, आप लोगों के इल्म के अंदर है कि इस साल नेशनल एमडी कैट होने जा रहा है और पीएमडीसी ने ये अनाउंस किया है कि वो अपना ज़ाती क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल करेगा। माजी में हमने देखा कि जब प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट हुआ तो बहुत सारे एक्यूजेशन सामने आए, बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आए और दो एक प्रोविंसेस के अंदर रीटेक भी हुआ क्योंकि पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक बाद में प्रूव हुआ था तो उसकी वजह से रीटेक करना पड़ा। तो पीएमडीसी ने इस दर्द-ए-सरी से बचने के लिए ये तय कर लिया और ये फैसला कर लिया कि वो नेशनल एमडी कैट लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी के क्वेश्चन बैंक पर भरोसा नहीं करेंगे, हम अपना खुद का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करेंगे। यानी कि इस दफ़ा जो क्वेश्चन बैंक होगा जिससे पीएमसी वाले या पीएमडीसी वाले, अब तो पीएमडीसी या पीएमसी नहीं है, पेपर लेगा, वो उनका अपना पीएमसी का अपना क्वेश्चन बैंक होगा, पीएमडीसी का अपना क्वेश्चन बैंक होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो मेरा बेटा, सिलेबस के हवाले से जहन में रखिएगा कि एक यूनिफाइड सिलेबस है जो कि ऑलरेडी पीएमडीसी वाले पब्लिश कर चुके हैं। आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो मैं वो सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करनी है। अब सवाल पैदा होता है कि सर हम किताब कौन सी पढ़ें। तो मेरे बच्चे, यूनिफाइड सिलेबस है, आप किसी भी बोर्ड की किताब पढ़ सकते हो। जो मैं बैच में अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, मैं वही आपको भी रिकमेंड कर देता हूँ। देखो मेरे बच्चे, जो आपने किताब पढ़नी है ना, आप 2 किताबें पढ़ो। एक, आप अपने प्रोविंस की किताब पढ़ो। भाई जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसका पंजाब का डोमिसाइल है, तो उसको दाखला तो पंजाब में ही मिलेगा, ऐसे ही है, पंजाब में दाखला मिलेगा, तो वो पंजाब की किताब पढ़े और साथ ही साथ एक और प्रोविंस की किताब पढ़ ले ताकि उसको दूसरा फ्लेवर रहे। जैसे पंजाब वाला साथ में सिंध वाले की किताब पढ़ ले, या साथ में बलूचिस्तान की किताब पढ़ ले, या फेडरल की किताब पढ़ ले, या केपीके की किताब पढ़ ले। सिमिलरली सिंध वाला अपने साथ बलूचिस्तान की किताब पढ़ ले, ठीक है। कोई से 2 की किताब पढ़ लो तो एक और प्रोविंस की किताब आप पढ़ लो। और यही सेम चीज़ मैं अपने बच्चों को भी रिकमेंड करता हूँ। आप सब भी मेरे अपने ही बच्चे हो तो मैं आपको सेम सलाह दे रहा हूँ। सही हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि सर फिजिक्स के लिए हम क्वेश्चंस की कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जाहिर है हम में से हर बच्चा चाहता है कि हमारे सामने जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन पेपर के अंदर वो हमारा पहले से देखा हुआ हो। तो मेरे बच्चे, इसका तरीका है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कैसे हेल्प कर रहा हूँ, देखो 2021 के अंदर, 2021 के अंदर जब पीएमसी था, पीएमडीसी नहीं था, पीएमसी था, तो उन्होंने अपने पेड प्रैक्टिस टेस्ट निकाले थे। पेड प्रैक्टिस टेस्ट, ये कोई 36 के करीब टेस्ट थे जो उन्होंने अपलोड किए थे, क्योंकि 2021 और 2020 के अंदर नेशनल लेवल पे एमडी कैट हुआ था। तो पीएमसी का जो अपना क्वेश्चन बैंक है वो समझ लो एक तरह से ये पेड प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो अभी मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, इसमें मैं फिजिक्स का पोर्शन इन पेड प्रैक्टिस टेस्ट का आपके साथ सॉल्व करा रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, ये सबसे पहले तो आप ये जहन में रखो कि ये पीएमसी के अपने क्वेश्चन बैंक से उठकर आए हुए क्वेश्चन हैं। नंबर 2, ये वो पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो पीएमसी ने खुद रिलीज किए थे 2021 में जब नेशनल एमडी कैट हो रहा था। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है ये सोचकर कि ये पीएमसी का क्वेश्चन बैंक है और इससे हमने कॉन्सेप्ट्स हासिल करने हैं। पढ़ा हुआ आपने यकीनन सब कुछ होगा, तो इस चीज़ को आपने ख्याल कर लेना है, इस चीज़ को आपने जहन में रख लेना है, ठीक है। तो नंबर 2, आपके पास माजी के अंदर 2 दफ़ा नेशनल एमडी कैट हुआ है। एक 2020 के अंदर जो कोविड वाला साल था और एक 2021 के अंदर। 2020 के अंदर एक सिंगल पेपर आया था पूरे पाकिस्तान में, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सिमिलरली 2021 के अंदर इन्होंने टैबलेट वाला सिस्टम किया था, यानी कि जो आपके पास स्टूडेंट्स थे, हर एक स्टूडेंट को इन्होंने बैंक्वेट में बुलाया था। टैबलेट बेस, यानी कि आप कह लो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। कंप्यूटर नहीं था, बस वहाँ टैबलेट था, टैबलेट के अंदर इनका सॉफ्टवेयर था और उसमें क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं वो 2021 के जो रिक्रिएटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो बच्चों ने आकर हमें बताया कि सर ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 2 सोर्सेज हो गई, पेड प्रैक्टिस टेस्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम सॉल्व करें।
फिर 2020 और 21 के जो पेपर हैं। इसके अलावा मेरा बेटा हम क्या सॉल्व करेंगे, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जाएंगे, यानी कि हर चैप्टर के हम 100-120 के करीब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी हर चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हुई हुई हो। हर वो चैप्टर जो पीएमटीसी ने डाला है, यानी कि जो पहले नहीं था और अब है, उनकी भी, वेक्टर्स की भी, ऑल्टरनेटिंग करंट की भी, और जो फ्लूइड्स का चैप्टर डाला है उसकी भी। 3 सोर्सेज हो गई। और मेरे बच्चे चौथे नंबर पे, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जो ये सिलेबस पढ़ता है या ये टॉपिक देखता है और उसको लगता है कि यार मेरे कोचिंग सेंटर में या मेरे पढ़ाने वाले टीचर ने मुझे ये टॉपिक स्किप करा दिया, तो भी कोई मसला नहीं है। आपको फिजिक्स के लेक्चर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखोगे तो आपको एमडी कैट के जो लेक्चर्स हैं फिजिक्स के हवाले से, नेशनल एमडी कैट के जो लेक्चर्स हैं, सारे बोर्ड्स की किताब को मिलाकर बनाए गए, वो उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो लेक्चर्स हैं मेरे बच्चे जो मैंने इस साल अपने जो बैच के बच्चे हैं उनको दिए हैं। मतलब ये कोई अलग से लेक्चर्स नहीं है, जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको मैंने यही सेम लेक्चर्स पढ़ाए हैं जो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिए हैं। जाहिर है बैच के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, इंग्लिश होता है, एलआर होता है, एकेयू के लिए मैथ्स रीजनिंग होती है, इसके अलावा टेस्ट होते हैं, डाउट सिस्टम होता है, एफएलपीज होते हैं। लेकिन कटिंग इट शॉर्ट, अगर आपको सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे लेक्चर्स मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए हैं, सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी अपलोड कर दिया है। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाओगे और जाके देखोगे क्लास 11 के लेक्चर्स की अलग प्लेलिस्ट है, क्लास 12 के लेक्चर्स की अलग प्लेलिस्ट है। जब आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में, हर लेक्चर की वीडियो को प्ले करोगे उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका प्रैक्टिस मटेरियल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। सिमिलरली क्लास 12 के अंदर। तो मेरे बच्चे अब हम शुरू करते हैं पेड प्रैक्टिस टेस्ट का सॉल्यूशन। तो आपके सामने पहले प्रैक्टिस टेस्ट 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। आपने हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन करना है, उसका कॉन्सेप्ट देखना है, आपने तय करना है कि आपको ये आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता उसको लिखना है अपने पास, और उसको जो फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड किए हुए वहां से जाके आपने क्लियर करना है। आप इन लेक्चर्स को इस अंदाज से भी देख सकते हो कि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी नेशनल लेवल के एमडी कैट के लिए अच्छी है या नहीं है। तो नेशनल लेवल के लेक्चर्स देखो और तय कर लो कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कह रहे हैं दी एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का जो एसआई यूनिट होता है बेटा वो कैसे बनता है समझिएगा। पावर आपके पास एक्चुअली बराबर होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम के। वर्क डन का एसआई यूनिट होता है हमारे पास जूल्स, ठीक है। टाइम का होता है हमारे पास सेकंड, और ऐसे ही सिस्टम में जूल पर सेकंड को हम लोग कहते हैं वॉट के बराबर। तो पावर का एसआई यूनिट क्या बन जाता है हमारे पास सिंपली फिर इस तरीके से वॉट, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू अ टेम्परेचर ऑफ 150 केल्विन। सही है, केल्विन से हम लोगों ने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जो केल्विन की वैल्यू होती है, अगर आप उससे सेल्सियस में जाना चाहते हो तो आपको माइनस कर देना पड़ता है, माइनस का 273। अब जैसे ये माइनस करेंगे सर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -123 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी, -123 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेशियो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का जो हमारे पास यूनिट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आपके पास उसका सिंबल होता है एलवी। सही है सर, और उसका रेशियो किसके साथ निकालना है, टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका एसआई यूनिट होता है आपके पास जूल पर किलोग्राम, और इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपके पास ऐसा यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जूल और जूल तो कैंसिल हो जाएंगे, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे, ये केल्विन सबसे टॉप पे चला जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का यूनिट आपके पास रेशियो किसके बराबर आ गया, केल्विन के, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं आपसे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है आपके पास बेटा, ये प्रोसेस आपके पास करवाया जाता है एक रेक्टिफायर से या फिर एक डायोड से। एक डायोड भी यूज किए जा सकते हैं, 2 डायोड्स भी यूज किए जा सकते हैं आपके पास, जिसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। सही है जी, और 4 डायोड्स भी यूज किए जा सकते हैं आपके पास, जिसको आपके पास कहा जाता है ब्रिज रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से हमारे पास 3 तरह से डायोड्स को कनेक्ट करवा के आपके पास
सिंपली हमारे पास रेक्टिफिकेशन करवाई जा सकती है। ये डायग्राम बहुत खराब बनी है, लेकिन इस तरह से 4 डायोड्स हमारे पास जब कनेक्ट होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज कॉम्बिनेशन। अब 3 तरह से आपके पास रेक्टिफिकेशन हो सकती है, या तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, या फुल वेव रेक्टिफिकेशन, या फिर हमारे पास ब्रिज रेक्टिफिकेशन। अच्छा, ब्रिज के अंदर भी फुल वेव ही रेक्टिफाई हो रही होती है आपके पास। तो इन शॉर्ट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो आपके पास मेथड है, इस मेथड को हम लोग क्या कह रहे हैं, आपके पास रेक्टिफिकेशन, और जो डिवाइस ये काम कर रही है उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर होता कौन है आपके पास, एक्चुअली एक डायोड होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सर ऑप्शन डी, रेक्टिफिकेशन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, जो करंट आपके पास किसी भी कंडक्टर में से पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो वोल्टेज आप उसको या पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अप्लाई करते हो। आगे कह रहे हैं प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। अगर हमारे पास टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस कौन सी आ जाती हैं, लेंथ, एरिया और मटेरियल, अगर इनको हम लोग चेंज ना करें तो आपके पास ये कौन सा लॉ है सर, ये हमारे पास कहलाता है ओम्स लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी, ओम्स लॉ। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विथ 3 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है आपके पास c डिवाइडेड बाय न्यू, जिसमें c होती है स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 एक्सपोनेंट 8, और न्यू हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की आपको वैल्यू जो दी हुई है बेटा वो कितनी है, 3 एक्सपोनेंट 14। तो 3 से 3 तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचेगा क्या सर, 10 की पावर 8 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस 6, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6। और 10 की पावर माइनस 6 का जो प्रीफिक्स होता है ये होता है माइक्रो, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइक्रो। और चूंकि हम लोगों ने वेवलेंथ निकाली है तो उसका यूनिट क्या लग जाएगा आपके पास, सिंपली मीटर्स। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर्स। अब 1 माइक्रोमीटर कहाँ लिखा हुआ है सर, ऑप्शन सी में। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं फॉर अ वन एफिशिएंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी 1 है, 1 का मतलब 100% है। ए वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर इक्वल। सर इतना बड़ा बड़ा उन्होंने लिख के दिया हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होगा कि प्राइमरी का वोल्टेज बड़ा होगा सेकेंडरी के मुकाबले में, यानी कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा है आपके पास। तो ए तो गलत हो जाता है। बी करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर इक्वल, नहीं, क्योंकि करंट भी हमारे पास सेकेंडरी का ज्यादा होता है और प्राइमरी का आपके पास कम होता है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आपके पास। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हमारे पास कंडीशंस हैं। तो फिर क्या चीज आपके पास वन बनाती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को, सी इनपुट पावर इज सेम एज द आउटपुट पावर। बिल्कुल ठीक, अगर लॉसेस कोई नहीं होंगे और इनपुट पावर और आउटपुट पावर आपके पास बराबर हो जाएगी तो भाई एफिशिएंसी जो होती है भाई वो आपके पास रेशियो ही किसका होती है, वो रेशियो होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर के। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाता है हमारे पास, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू। सिंपल डेफिनेशन पूछी जा रही है आपसे। कैपेसिटेंस को अगर हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो कैपेसिटेंस आपके पास होती है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट हमारे पास फेरेड भी लिखा जाता है। और इसको अगर डिफाइन किया जाए तो ये किस चीज की एबिलिटी होती है, ये सिंपली हमारे पास होती है एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो अपने ऊपर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं आपके पास कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, ऑप्शन ए स्टोर चार्ज, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी की तरफ से उसके। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखिए बेटा, रेडियो एक्टिविटी का जो हमारे पास एसआई यूनिट होता है नॉर्मली उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपके पास बात करूं कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी का जो आपके पास डिस्कवरर है उनके नाम के ऊपर रख देते हैं इनका नाम, और वो कहलाता है हमारे पास 1 बैकरेल के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा यूनिट जो होता है वो कौन सा हो जाता है, बैकरेल हो जाता है। बाकी जो सारे यूनिट्स हैं वो भी रेडियो एक्टिविटी के ही यूनिट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें लेट्स से क्यूरी की, तो 1 क्यूरी जो होता है ये सर आपके पास बराबर होता है तकरीबन 3.7, सॉरी, ये बराबर होता है हमारे पास 3.7 एक्सपोनेंट 10 बैकरेल के। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 रदरफोर्ड की, तो 1 रदरफोर्ड आपके पास बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर
10⁻⁶ बैकरल्स के आपके पास, ठीक है। तो इस वजह से ऑल ऑफ दीज तो कट जाते हैं और ए, क्यूरी और रदरफोर्ड भी यूनिट जरूर है, लेकिन एसआई यूनिट कौन है आपके पास? बैकरल है, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहे हैं इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड इज। देखिए आपके पास पहले तो नोड्स क्या होते हैं और एंटी नोड्स क्या होते हैं। ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेशनरी वेव है, बहुत खराब सी बन गई है भाई, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स से ये आ गई हमारे पास एक स्टेशनरी वेव। इसके अंदर जो ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं आपके पास नोड्स, ठीक है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स होते हैं, इन्हें हमारे पास कहा जाता है एंटी नोड्स, ठीक है। अब मेरी एक बात समझिएगा सारे, देखो अगर आपके पास हम लोग बात करते हैं यहां से यहां तक की, तो ये कंप्लीट वेव है सर। कंप्लीट वेव का मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लैम्डा वेवलेंथ के बराबर। तो नोड से नोड कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा सर, लैम्डा/2 हो जाएगा आपके पास। और नोड से एंटी नोड कितना हो जाएगा? उसका भी हाफ हो जाएगा, जिसका मतलब कितना हो जाएगा? लैम्डा/4 हो जाएगा आपके पास। तो सवाल में यही तो पूछा है कि एक नोड से लेके उसके बराबर एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर हो जाता है? वो हो जाता है सर ऑप्शन डी, लैम्डा/4 के बराबर। सही है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं द नेगेटिव साइन इन एफ इज इक्वल टू -kx इंडिकेट्स दैट। ये किस चीज को इंडिकेट करता है? देखें इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है डिस्प्लेसमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डिपेक्ट करता है आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन को। जिसका मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर होगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से अवे होगी या उसके ऑपोजिट होगी आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एफ इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू एक्स, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 12 कह रहा है अ हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ट विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। सही सर, फोर्स आ गई हमारे पास सबसे पहले तो 50 न्यूटन। कह रहे हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर्स देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द हॉर्स। सर वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास दी हुई है 50, डिस्टेंस वैल्यू दी हुई है आपको 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 होता है 10 और दो अंडे लगा दो तो ये आ जाएगा 1000। और वर्क डन निकाला है तो ऐसा यूनिट हो जाएगा आपके पास जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1000 जूल्स, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज ए, न्यूक्लियर प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, रेडियो एक्टिविटी आपके पास एक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है जिसको आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स की कोई जरूरत नहीं होती। द ओनली थिंग विच रेडियो एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है आपके पास कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिके हो जाएंगे वो डिपेंड करते हैं इनिशियली आपने कितने पार्टिकल्स लिए थे, बस इनिशियली कितने पार्टिकल्स आपके पास प्रेजेंट थे सिर्फ, और किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं, ना प्रेशर के ऊपर ना ही टेम्परेचर के ऊपर आपके पास। तो नन ऑफ दिस तो ऑटोमेटिकली कट जाता है सर हमारे पास से, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 14 में कह रहे हैं इफ अ करंट ऑफ वायर 2 एम्पियर, ठीक है, करंट वायर ऑफ 2 एम्पियर, सॉरी करंट हमारे पास आ गया कितना? 2 एम्पियर, लेंथ उस वायर की आपके पास 5 मीटर्स, एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 10 टेस्ला। कहने कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट, फोर्स निकालनी एफ। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, जो किसी कंडक्टर के ऊपर लगती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बी की वैल्यू आपको दी हुई है 10, करंट की वैल्यू हमें दी हुई है 2, लेंथ हमें दी हुई है 5, और साइन के साथ लग जाएगा 90। साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो बस सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 10 2 हो जाएंगे 20 और 25 हो जाएंगे हमारे पास 100। तो सब चीजें चूंकि ऐसा यूनिट में थी तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 100 न्यूटन, विच इज ऑप्शन बी। Moving on, question number 15 में कहना है the electric potential difference between 2 points A and B in an electric field can be defined as A और B के दरमियान का जो potential difference होगा वो कैसे डिफाइन किया जा सकता है? देखो वो ऐसे डिफाइन किया जा सकता है आपके पास कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक लेके जाने में आपको कितना उसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है, बस शर्त ये कि उसकी स्पीड हमारे पास सेम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वहां पे खराब हो जाएगा। अब इसका मतलब आपको ए से बी तक लेके जाने के ऊपर इस पे कितना वर्क करना पड़ रहा है? किसके ऊपर? एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज के ऊपर,
ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब चार्ज की वैल्यू 1 होगी सिंपली, और पॉजिटिव का मतलब आपके पास वो एक टेस्ट चार्ज होगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, और ढूंढते हैं। ए में कह रहे हैं वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। देखो बेटा, अगर इन्फिनिटी का ताल्लुक कहीं पे आ जाता है ना, तो वहां पे हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात की जाती है। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो इसलिए गलत हो जाता है। बी में भी इन्फिनिटी का ताल्लुक आ गया आपके पास, तो ये भी गलत हो जाता है। सी में कह रहे हैं वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। हाँ जी, बिल्कुल सही हो गया। ए से बी तक लेके जाने में आपके पास कितना वर्क हो रहा है, और चार्ज को किस में रखना है, इक्विलिब्रियम में, जिसका मतलब उसकी स्पीड बढ़नी नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ जाना चाहिए आपके पास। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी हमारे पास बन जाता है करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं अ वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल टू x इज अप्लाइड, what will be the work done in moving the particle from x is equal to 0 to x is equal to 1। ठीक है, यानी कि x is equal to 0 से एक पॉइंट से आपके पास उस बॉडी को कहां लेके जाया जा रहा है, x is equal to 1 मीटर्स तक लेके जाया जा रहा है आपके पास। ठीक हो गया सर। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो बराबर है F is equal to x के। तो आओ वर्क निकालते हैं। तो सर यहाँ पे वर्क जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के। ठीक हो गया। एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, दोनों फोर्सेस को प्लस कर दो जो हर दोनों पॉइंट्स पे लग रही है आपके पास, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, अगर हम निकालें 1 माइनस 0, तो सर 1 ही आ जाएगी हमारे पास सिंपली। तो आओ उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहली वाली फोर्स की वैल्यू क्या कह रहे थे कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x1। ठीक है, क्योंकि फोर्स किसके बराबर है, सिंपली x के। और दूसरी फोर्स के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास x2 डिवाइडेड बाय 2, और आगे आ जाएगा डेल्टा एक्स। x1 हमारे पास है 0 मीटर्स, x2 हमारे पास है 1 मीटर्स 2, और डेल्टा एक्स कितना आ रहा है हमारे पास 1। तो सिंपली क्या बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि बराबर होता है किसके, 0.5 के। और चूंकि ऐसा यूनिट्स गिवन है तो आंसर आ जाएगा जूल्स में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी 0.5 जूल्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ कार ट्रेवल्स 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक गाड़ी है हमारे पास जो कि कहां ट्रेवल करके गई, 30 मीटर ट्रेवल करके गई आपके पास ईस्ट की जानिब। ठीक हो गया सर। आगे कह रहे हैं देन इट टेक्स टर्न एंड ट्रेवल्स 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर उसने टर्न आपके पास कहां पे, अच्छा ये थोड़ा सा सर नीचे बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अगर नॉर्थ लेके जाना है तो ऊपर जगह भी तो नहीं चाहिए। और ठीक है, नीचे बना लेते हैं। तो आपके पास भाई मैंने इसको बना दिया भाई, ये आ गई हमारे पास 30 मीटर ईस्ट। सही है जी। और उसके बाद कहां पे आ गई हमारे पास 40 मीटर नॉर्थ चली गई वहां से टर्न करने के बाद। ठीक हो गया सर। कह रहे इट टेक्स 50 सेकंड्स, इसको लगे 50 सेकंड ये पूरा काम करने में। इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, बेटा एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब नेट डिस्प्लेसमेंट आप देखें कितनी आ रही है, तो सर नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो हो जाएगी इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक के लिए आप क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। ये हो जाएगी हमारे पास इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकालेंगे, सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं 1600 प्लस 900, ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास 2500। और 2500 रूट होता है आपके पास सिंपली 50 का, जिसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई सर, 50 मीटर्स। तो और डिवाइड कर देते हैं, 50 मीटर्स आ गई डिस्प्लेसमेंट। और कितनी देर में हो रहा है ये सारा काम हमारे पास, 50 सेकंड्स के अंदर हो रहा है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहे हैं फॉर स्किन कैंसर डैश इज यूज्ड। बेटा ये आपके पास रेडियो एक्टिविटी की मेडिकल एप्लीकेशन पे से सवाल है। अब इसके लिए आपको याद रखने पड़ते हैं कि कौन सी चीजें कहां पे यूज होती हैं। तो स्किन कैंसर के लिए याद रखिएगा कि हम लोग फॉस्फोरस 32 यूज करते हैं। इससे निकलने वाली जो बीटा रेडिएशन होती हैं वो आपके पास ल्यूकीमिया और स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। जबकि स्ट्रॉन्शियम जो 90 आपके पास है ये भी बीटा रेज एमिट करता है, ठीक है, बीटा को एमिट करता है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन होती है आपके पास बोन कैंसर के अंदर। तो अगर बोन कैंसर के बारे में पूछते हैं तो फिर मैं बीटा एमिशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम लिख देता। और इसके अलावा बोन कैंसर के अलावा आपके पास इसमें एक और चीज की भी आपके पास समझ लें रेमेडी की जाती है इसको यूज करते हुए, और वो हमारे पास रेमेडी होती है आई कंडीशंस की। तो अगर आपके पास आंखों की कोई प्रॉब्लम है, सही है, या फिर बोन कैंसर है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं बच्चे, आपके पास स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, तो इसको हम लिख भी देते हैं कि आपके पास आई कंडीशंस के लिए और बोन कैंसर के लिए हमारे पास यूज किया जाता है स्ट्रॉन्शियम, जिसकी वजह से ये गलत ऑप्शन हो जाता है। और अगर ये गलत है तो सी और डी ऑटोमेटिकली गलत होगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं व्हेन अ वेव कम्स अक्रॉस बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, सही है, दो मीडियम की बाउंड्री के दरमियान आपके पास एक वेव आती है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेयर मीडियम है, सही जी, और दूसरा हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो आपके पास आसान जबान में क्या हुआ कि आपके पास एक लाइट रे आई, सही जी,
और लाइट रे का कुछ हिस्सा हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक कर गया। जब वो रिफ्लेक्ट बैक करता है तो जितने एंगल से वो आता है उतने एंगल पे जाता है, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है सर हमारे पास। अच्छा, अब जब वो रिफ्लेक्ट बैक करता है तो ये भी याद रखिएगा कि उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती सिवाय उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट के। उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है सिर्फ और सिर्फ आपके पास, इसके अलावा उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ना उसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है, ना उसकी फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ता है, ना ही उसकी वेवलेंथ के ऊपर आपके पास फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हर चीज हमारे पास क्या रहती है, अनचेंज रहती है। ए, द रिफ्लेक्टेड वेव हैज लार्जर वेवलेंथ, नहीं सर इस पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। बी, रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ वेव हैज सेम वेवलेंथ एंड लार्ज, नहीं वेवलेंथ सेम और लार्जर फ्रीक्वेंसी कैसे कर दिया आपके पास, क्यों एक चीज पे फर्क पड़ेगा दूसरी चीज पे भी नहीं पड़ेगा आपके पास, सिंपल सी बात है। अच्छा थोड़ा सा ऊपर चले गए, वापस ले आते हैं सवाल को, सॉरी। चले, तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा रही वेव तो उसकी किसी प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ता सिवाय उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के। तो बी भी गलत हो जाता है हमारे पास, क्योंकि ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। सी में कह रहे हैं द रिफ्लेक्टेड वेव हैज लार्ज, फिर वही वाली बात, वेवलेंथ चेंज कर दी इन्होंने। डी में कह रहे हैं द रिफ्लेक्टेड वेव हैज सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है, ना ही उसकी वेवलेंथ पे कोई फर्क पड़ा है और ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास कोई फर्क पड़ा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस तरह से बन जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कॉपर वायर इज यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर बिकॉज, कॉपर वायर को ज्यादातर हम लोग कनेक्टिंग वायर्स के तौर पे क्यों यूज करते हैं। आप ये सुनते भी होंगे अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के अंदर भी कि ज्यादातर हमारे पास जो कॉपर वायर्स यूज होते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं और प्रेफर भी ये किया जाता है कि कॉपर वायर्स को हम लोगों के पास यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि कॉपर वायर की आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है बेटा वो कम होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉपर हैज हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, नहीं हाई होती तो इसको यूज नहीं करते, फिर ये हमारे पास बेकार बन जाता। बी, कॉपर हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, बिल्कुल सही है, कॉपर की जो लो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसी होती है हमारे पास, लो होती है। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं अ मैन होल्ड्स अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक हो गया, लेट्स से एक बकेट है आपके पास, एक बंदे ने उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाई होगी, जाहिर सी बात है उसको होल्ड करने के लिए, तो फोर्स कितनी लग गई उसके ऊपर, हमारे पास 10 न्यूटन लग गई। सही हो गया सर। कह रहे हैं देन मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, फिर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है कितना, 5 मीटर। अच्छा जी, एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फिर वहां से कहां ले जाता है आपके पास, 10 मीटर के वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि हाइट पे ले जाता है आपके पास। हाइट कितनी कवर करता है, 10 मीटर्स की। कह रहे हैं फाइंड आउट द नेट वर्क डन। ठीक है सर, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, तो नेट वर्क डन आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। दोनों वर्क डन को निकाल के उनको ऐड कर लेते हैं अपने पास सिंपली, और निकालते हैं। तो जब ए टू बी का वर्क डन निकालते हो तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास अगेन एफ एस कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे एस बी 1 आ जाएगी और एस बी कौन सी आ जाएगी 2, लेकिन फोर्स तो एक ही गिवन थी इसलिए मैंने फोर्स को एक ही रहने दिया। अच्छा भाई, अगर मैं आपके पास सिंपली यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो देखो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी है सर, 10, सही है सर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है पहली वाली, 5, और पहली वाली का अगर एंगल देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कॉस 90 बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से ये वाला वर्क तो 0 हो जाएगा, प्लस फोर्स हमारे पास अगेन कितनी गिवन है, 10। ठीक है सर, उसके बाद आपके पास डिस्प्लेसमेंट बी टू सी की अगर हम चेक करें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपके पास, 10 अगेन, और एंगल कितना बन रहा है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बन गया हमारे पास, cos ऑफ 0, जिसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये तो cos 90 0 होने की वजह से सब कुछ 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 10 10 100 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 100 ही रहेगा, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया आपके पास, 100 जूल्स। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। सर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 जूल्स। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन 22 कह रहे इफ द टेम्परेचर ऑफ अ रेजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग विद एफिशिएंसी 70%, एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 70% है, जिसका मतलब आपके पास ये हो जाएगी 0.7, क्योंकि परसेंटेज को जब डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। आगे कह रहे हैं इज 1000 केल्विन, अच्छा जी उसके रेजर्वायर यानी कि हाई टेम्परेचर का आपके पास जो हाई रेजर्वायर का जो टेम्परेचर दे दिया वो कितना दे दिया हम लोगों को यहाँ पे 1000 केल्विन। पूछ कह रहे हैं देन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज, T2 की वैल्यू निकाल के दिखाइए, आओ निकालते हैं। देखो बेटा एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास सिंपली होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। अगर मुझे यहाँ पे T2 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने फ्रैक्शंस को पहले तो आगे पीछे किया,
ठीक है, तो T2 ओवर T1 वहां जाके प्लस हो गया और ईटा यहाँ आके माइनस हो गया आपके पास। अब आपको T2 की वैल्यू चाहिए ना सर, तो T1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस ईटा से। आओ करते हैं, T1 हमारे पास है 1000, 1 माइनस एफिशिएंसी कितनी है 0.7, तो 1 में से 0.7 को माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 0.3, और 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सर 300, और चूंकि आपने T2 की वैल्यू निकाल ली है तो यूनिट लग जाएगा केल्विन में, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 300 केल्विन, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 में आपसे कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अगर हम उसको डिफाइन करने पे भी आते हैं तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना एंगल कवर हो रहा है आपके पास पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना एंगल कवर हो रहा है इसका मतलब कितना बॉडी घूम रही है हमारे पास पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी कितना घूम रही है पर यूनिट टाइम आपके पास। अब घूमने वाली वेलोसिटी को आपके पास आसान ज़बान में हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस। नहीं सर, इंस्टेंटेनियस तो आपके पास किसी भी ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी को कहते हैं जिसके दरमियान टाइम डिफरेंस ना होने के बराबर हो। तो ये तो किसी में भी हो सकता है, ये तो लीनियर में भी हो सकता है हमारे पास। अच्छा जी, बी रोटेशनल वेलोसिटी, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रोटेशनल वेलोसिटी एनालिसिस हो जाती है घूमने वाली वेलोसिटी के, जिसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। सही है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज आर। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करने के लिए हम इसके पास लेकर आ जाते हैं एक टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज जो होता है बेटा वो टिपिकली कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव की फील्ड लाइंस को फिर स्टैंडर्डाइज आपके पास कैसे कर दिया जाता है कि इसकी फील्ड लाइंस आपके पास टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज पॉइंट कर रही होती हैं। तो अगर ये टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पॉइंट कर रही हैं, नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन ए, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल नहीं सर, वर्टिकल नहीं सर, सी क्या, रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज, यस रेडियली आपके पास चार्ज की तरफ आ रही हैं सारी की सारी लाइंस। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25 यानी दी मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू अ सरफेस। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक सरफेस रखा हुआ है सिंपली आपके पास, ये रहा सरफेस लेट से, और मैग्नेटिक फील्ड उस सरफेस से पैरेलल पास हो रही है। तो अगर पैरेलल पास हो रही है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं जा रही होगी, इस तरह से सरफेस के साथ क्या बन जाती है, पैरेलल बन जाती है। लेकिन सरफेस का जो नॉर्मल है, अगर हम उसकी बात करें, सरफेस का जो नॉर्मल है आपके पास वो कैसे ड्रॉ किया जाएगा, इस तरीके से। तो नॉर्मल ऑफ द सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा, इस तरह से हमारे पास 90 डिग्रीज। कह रहे हैं देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर आपके पास बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो कॉस थीटा बन रहा है वो कितना हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्लक्स ही हमारे पास कितना हो जाएगा सर आपके पास 0। तो हमें सिंपली निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन ए 0। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं इनिशियल मास ऑफ वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 0.8 kg। सही है, मास बता दिया आपको सबसे पहले, मास आ गया हमारे पास m इज इक्वल टू 0.8 kg। आगे कह रहे हैं 4 किलोवाट ऑफ हीटर, पावर बता दी आपको, हीटर की पावर कितनी दी हुई है 4 किलोवाट, और किलो का मतलब होता है 1000, तो ये सिंपली बन जाएगा 4000 वाट, या बल्कि इसको अगर मैं आसानी के लिए कैलकुलेशंस की अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख दूं, सॉरी साइंटिफिक नोटेशंस में लिख दूं, तो ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट 3 वॉट्स। ठीक है, आगे कह रहे हैं इज यूज टू बॉयल इट कंप्लीटली अज्यूमिंग द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2 मेगा जूल्स। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 6 जूल पर केजी। व्हाट इज द टाइम टेकन टू वेपराइज इट। ठीक है, टाइम निकालना है हम लोगों ने, आओ निकालते हैं। देखो बेटा पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे जो एनर्जी है, चूंकि हीट एनर्जी दी जा रही है बॉयल करने के लिए, तो हीट एनर्जी लगा देंगे। लेटेंट हीट के लिए जो हीट एनर्जी लगती है उसका फॉर्मूला होता है MLV डिवाइडेड बाय टी। अब टाइम की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, सिंपली MLV डिवाइडेड बाय पावर, और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। मास हमारे पास कितना है 0.8, ठीक है, और 0.8 को अपनी आसानी के लिए लिखो तो बेटा साइंटिफिक नोटेशंस में लिखो ताकि आपके पास इजी हो जाए सॉल्व करना। ये हो जाएगा 8 एक्सपोनेंट -1। सही है जी, LV कितनी दी हुई है आपको 2 एक्सपोनेंट 6, सही हो गया सर, और डिवाइड में पावर, पावर हमें कितनी दी हुई है 4 एक्सपोनेंट 3। सही है सर। अब ये देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास सिंपली 4 1 4, 4 2 8, और 2 2 आपके पास कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे सिंपली। अब 4 के आगे 10 की पावर सॉल्व करना आसान है, -1 है, +6 है, और नीचे से +3 ऊपर आके -3 बन जाएगा। तो -1 +6 हो जाएंगे 5, और 5 -3 कितने हो जाएंगे 2, तो ये बच जाएगा 4 एक्सपोनेंट 2, और एक्सपोनेंट 2 का मतलब होता है 100। तो टाइम कितना निकल के आ गया सर आपके पास 400 सेकंड्स। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात
करते हैं सर, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है 400 सेकंड्स एंड 400 सेकंड इज ऑप्शन ए। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहे हैं द स्पीड ऑफ वेव्स डिपेंड्स ऑन द, स्पीड ऑफ वेव इनमें से किस पे डिपेंड करती है? तो बेटा ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास दिया जाता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू, जिसमें टी होती है टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि आपके पास जिस स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव बनी है उस पे आपने कितनी टेंशन अप्लाई की हुई है, और म्यू होता है हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी, या जिसको हम लोग मास पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं आपके पास। तो जिसका मतलब आपके पास जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रिंग के अंदर, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे। नाउ लुक फॉर बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस। सर ये दोनों आपके पास आ रहे हैं ऑप्शन बी में, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28, 28 में कह रहे हैं द टायर्स ऑन अ बाइसाइकिल हैव अ डायमीटर ऑफ 24 इंचेस। ठीक हो गया सर, आपके पास 24 इंचेस में दिए हुए हैं। सही है। अगर डायमीटर 24 इंचेस है तो रेडियस कितना बन जाएगा हमारे पास? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, सॉरी इसको मार्कर से लिख रहे थे, गलती कर दी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास 24 का हाफ, तो ये हो जाएगा 12 इंचेस। सही है सर। अब 12 तो आ गया इंचेस के अंदर आपके पास, लेकिन आपके पास अगर मैं आंसर देखता हूं तो मुझसे रिक्वायर किस में किया हुआ है? माइल्स पर आवर में। तो मुझे इंचेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा माइल्स में। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 63360 से। क्यों? साइड पे याद रख ली गई चीज अपने पास के 1 माइल जो होता है सर आपके पास, वो बराबर होता है 63,360 इंचेस के आपके पास। ठीक है, तो आपके पास माइल्स में जाने के लिए मैंने इससे डिवाइड कर दिया सिंपली। अच्छा, अब जैसे ही मैं डिवाइड करता हूं तो देखिएगा ये 12 से कैसे डिवाइड हो सकता है। 12 से डिवाइड करना आसान है इसको, क्योंकि ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। 12 वन से 12 हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, 12 फाइव सा जो है हमारे पास वो 60 होता है, बचा 3, 3 और 3 33 बन जाएंगे। 33 तो नहीं आता 12 के टेबल में, लेकिन 12 टू सा 24 आता है, जिसकी वजह से 9 बच जाएंगे। और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 96। 96 अगर हमारे पास बच रहा है तो 96 बचने की वजह से हमारे पास हम बोलेंगे 12 एट सा जो होता है वो 96 होता है, और आगे का जीरो हमारे पास एज इट इज आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास 1/5280। तो आपके पास माइल्स में अगर मैंने कन्वर्ट किया तो ये कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 5280, और आगे क्या लग गया हमारे पास? माइल्स लग गया। ठीक हो गया सर। आगे कह रहे हैं इफ द टायर्स आर टर्निंग एट अ रेट ऑफ 50 रिवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक हो गया, तो रिवोल्यूशंस पर मिनट का मतलब एंगुलर स्पीड गिवन है आपको, कितनी दी हुई है? 50 रिवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशन से रेडियंस में जाने के लिए हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और पर मिनट की बात की है, हमें किस में चाहिए? पर आवर में। तो पर आवर में जाने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा? सिंपली 60 से। ठीक है सर, यहां तक भी आ गया आपके पास। अब आपको निकालनी क्या है? कैन डिटरमाइन द बाइसाइकिल्स स्पीड इन माइल्स पर आवर। स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास आर ओमेगा। सही है सर। आर की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय 5280, और ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिखी हुई है? 50 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डायरेक्टली एक काम करते हैं ना, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैं लिख देता हूँ 100। सही भाई, 100 के आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास? पाए, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारे पास? सिंपली 60 से। सही सर, यहां तक भी आ गया। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 6 के टेबल से एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं अपने पास। तो 6 के टेबल से अगर मैं 528 को कैंसिल करता भी हूं तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा आपके पास? देखिएगा, 6 के टेबल में 528 कब आता है? 6 वन 6 हो जाएगा। 52 तो नहीं आता सर, 48 आता है, लेकिन 48 कब आता है आपके पास? सर 8 पे आता है। अगर 8 पे आता है हमारे पास तो ये हो जाएगा 48 और 4 बच जाएंगे 52 में से। 4 और 8 होते हैं 48, और वो भी किस पे आते हैं? 88। तो 6 88 हो जाएंगे 528। सही है जी। तो आपके पास वैल्यू क्या बच गई? वी की। वी की वैल्यू बचती जाती है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 88, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारे पास? सिंपली पाई से। अब 88 को जब मैं 100 से डिवाइड करता भी हूं तो देखो आपके पास सबसे पहले एक काम करते हैं कि 4 के टेबल से दोनों को कैंसिल कर देते हैं। 425 आपके पास 100 हो जाएगा, और 422 हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपली 88 हो जाएगा। अब 25 को 22 से डिवाइड करना मुश्किल काम नहीं है, मैंने साइड पे कर लिया 22 और 25। तो पहले तो आ जाएगा 1, ठीक है, बचेगा यहाँ से 3, पॉइंट लगाया, एक जीरो आ गया हमारे पास, फिर आ गया हमारे पास 1 अगेन। ठीक है जी। तो अगर ये 1 आ जाता है सर आपके पास तो 1.1, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 22, और क्या बच जाएगा? 8। सही है सर। अब यहाँ पे जब मैंने लगाया 8080, तो आपके पास 3 के ऊपर आता है 66, यहाँ से बच जाएगा 14। तो तकरीबन 1.13 तक आ गया, काफी है इतना हमारे पास। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास v की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 1.13, और पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3.14। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड पे आपके पास जल्दी से, ताकि हमारे पास v की वैल्यू निकल के आ जाए। तो 1.13 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3.14 से, तो देखो वैल्यू क्या बनती है? 4 3 हो गया आपके पास 12, ठीक है, 1 कैरी चला गया, और आपके पास 4 1 हो गया 4, और आपके पास
+1 हो जाता है तो ये हो जाएगा 5, फिर 4 1s हो जाएंगे 4, एक क्रॉस लगा दिया, 1 3 हो गया 3, 1 1 हो गया 1 और 1 1 हो गया 1 आपके पास, फिर 2 क्रॉस लगा दिया आपने, 3 3 हो गया 9, 3 1 हो गया 3 और 3 1 हो गया हमारे पास 3, प्लस कर दो जल्दी से 2, 5 और 3 हो जाएंगे 8, 4 1 हो जाएंगे 5, 5 और 9 हो जाते हैं आपके पास 14, 1 ऊपर चला जाता है, 1 1 2 और 3 5 और ये आ गया 3। तो 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास तकरीबन 3.548। तो आपके पास स्पीड कितनी आ गई 3.5482 माइल्स पर आवर में। अब इसके करीब करीब आंसर ढूंढ लो अपने पास, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन करी है इसके अंदर, तो आपके पास करीब करीब आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 3.5482 आ रहा है, 3.5482 के सबसे करीब आपके पास सर जाएगा ऑप्शन डी 3.6 माइल्स पर आवर। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास 3.6 माइल्स पर आवर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज हाफ्ड, इट्स रेजिस्टेंस विल बी। देखो बेटा, आपके पास किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी लेंथ के आपके पास। अगर ये कह रहे हैं लेंथ को हाफ कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी सर, हमारे पास हाफ हो जाएगी, जिसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हाफ्ड। Moving on, question number 30, कह रहे हैं the star which is very hot will emit dash color। अगर बहुत hot है तो according to Wien's displacement law जो wavelength maximum उसमें से निकल रही होगी वो inversely proportional होगी टेम्परेचर के, जिसका मतलब अगर बहुत hot है तो wavelength जो निकलेगी वो सबसे छोटी निकलेगी। अब इन चारों में से आपने ये चेक करना है कि सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी है। तो नॉर्मली हमारे पास ये बात याद रखिएगा बेटा, अगर मैं आपके पास लिखता हूँ जो 7 विजिबल कलर्स हैं विब ग्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो मैंने आपके पास सीक्वेंस लिखी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जाती हुई ये सीक्वेंस होती है हमारे पास इंक्रीजिंग वेवलेंथ सीक्वेंस, जिसका मतलब वॉयलेट की आपके पास जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है। तो रेड की वेवलेंथ आपके पास सबसे ज्यादा है और वॉयलेट की सबसे कम है, और इंक्रीजिंग में चल रहा है, यानी कि वॉयलेट से ज्यादा इंडिगो की, इंडिगो से ज्यादा ब्लू की। तो अब देखें, ब्लू, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, ग्रीन ये रहा सर आपके पास, ठीक है, ब्लू ये रहा हमारे पास, और उसके बाद कह रहे हैं ऑरेंज और रेड, तो इसका मतलब सबसे छोटी किसकी हो गई सर, हमारे पास फिर ब्लू की हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास इन चारों में से, ऑप्शन ए ब्लू। सही जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 31, 31 में कह रहे हैं अ साइनोसॉइडल करंट हैज आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू उसकी 10 एम्पियर है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? तो बेटा पीक वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास √2 मल्टीप्लाई बाय वीआरएमएस। और वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 होता है हमारे पास 1.414, वीआरएमएस दिया हुआ है 10, पॉइंट को एक आगे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 14.14 वोल्ट्स, सॉरी एम्पेयर, क्योंकि करंट निकाला आपने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर हमारे पास 14.14। अब 14.14 हमारे पास एग्जैक्टली तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास बन जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी 14.114 एम्पेयर। ठीक है जी। Moving on, question number 32, 32 में कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज 2 माइक्रोकूलम। सही है, चार्ज हमारे पास कितना आ गया उसका, 2 माइक्रोकूलम आ गया, जिसका मतलब ये हो गया 2 एक्सपोनेंट -6 कूलम्स। अच्छा, मास कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 2 ग्राम्स दिया हुआ है इस चार्ज का। मास का मतलब ग्राम को अगर केजी में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -3 केजी। कह रहे हैं मूविंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी दे दी, 20 न्यूटन पर कूलम दे दी। क्या निकालनी है हमने सर, एक्सेलरेशन निकालनी है, और निकालते हैं। देखिए बेटा, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो होता है QE, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन मैं फोर्स की जगह पे MA भी तो लिख सकता हूँ सर। तो इस तरह से MA किसके बराबर हो जाएगा, QE के, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा QE डिवाइडेड बाय M, और मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। चार्ज की वैल्यू सर आपको दी हुई है 2 एक्सपोनेंट -6, इलेक्ट्रिक फील्ड की दी हुई है 20, और मास हमें दिया हुआ है 2 एक्सपोनेंट -3। तो सबसे पहले तो 2 से 2 कट गया आपके पास, ठीक है। पावर्स क्या बच गई यहाँ देख लेते हैं, 20, 10 की पावर कितनी है हमारे पास -6, और -3 ऊपर जाके बन जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 20 एक्सपोनेंट -3। सही है सर, तो ये आ गया हमारे पास तकरीबन 20 एक्सपोनेंट -3, और 20 एक्सपोनेंट -3 को अगर मैं आपके पास सिंपली इसको कन्वर्ट कर देता हूं पॉइंट्स में, तो ये हो जाता है हमारे पास 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बन गया सर आपके पास 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो अब आगे क्या करें आपके पास, अगर 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है तो सर ये तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, ऑप्शन में तो सेंटीमीटर्स हैं सारे, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो ताकि सेंटीमीटर्स में बन जाए आपके पास। जैसे ही इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है आपके पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 33, कह रहे हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है आपके पास। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि आपके पास बॉडी की स्पीड कम हो रही है,
तभी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है आपके पास। बॉडी की स्पीड क्या हो रही है हमारे पास, कम हो रही है। अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है या वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन? नहीं सर, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनता है तो इसका मतलब तो होता है बॉडी किसमें आपके पास, रेस्ट में है। तो ये तो इस वजह से हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, बॉडी रेस्ट में नहीं है, उसकी स्पीड कम हुई है, अभी रेस्ट में नहीं आई। बी, अ कर्व लाइन विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, बिल्कुल ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर कर्व बनेगा, और वो भी कैसा, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट डिक्रीज होने का मतलब जो ग्रेडियंट होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, अ कर्व लाइन विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कह रहे हैं द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए हमने पीछे भी लिखा था हीट इंजन की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस T2 ओवर T1, जिसमें T2 होता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर, सही है, और T1 होता है सोर्स या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर। तो अब आपके पास अगर आप चाहते हो एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, या तो T1 की वैल्यू को इंक्रीज करें या T2 की वैल्यू को आप डिक्रीज करें। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ए, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ हाई, नहीं, इंक्रीज करना है सर आपने हाई टेम्परेचर को, और लो टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। बी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हाँ ये सही है, लेकिन देख लेते हैं कहीं और इससे ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं है कोई और ऑप्शन। सी में कह रहे हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, नहीं सर। डी में कह रहे हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ बोथ हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर रिजर्वायर, नहीं, दोनों का नहीं बढ़ाना, सिर्फ हाई टेम्परेचर का बढ़ाना है, जिसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन बन जाएगा, ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, 35। 35 में कहना फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। देखो बेटा, अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो निकाली जाती है आपके पास राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पे राइट हैंड आपके पास रूल किस तरह से अप्लाई होता है सुनिएगा। जहां पे बॉडी रोटेट कर रही है, आपकी राइट हैंड की फिंगर्स वहां रोटेट करनी चाहिए। कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो आपकी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो कैसी रोटेट करनी चाहिए भाई, एंटी क्लॉकवाइज। जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी, तो आपके राइट हैंड का जो थंब है वो आउटसाइड द पेज ओपन होगा, ऐसे ही है। अगर वो आउटसाइड द पेज ओपन होगा, तो ऐसे रोटेशन को हम लोग मानते हैं पॉजिटिव रोटेशन। ठीक है, अगर इनटू द पेज ओपन होता तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव रोटेशन आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन ए, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है और क्लॉकवाइज को क्या माना जाता है आपके पास, नेगेटिव। चाहे तो इसको ऐसे ही याद कर लें ताकि आगे के लिए आसानी हो जाए। 36। 36 में कहने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज ऑलवेज। अर्थ के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है बेटा, वो कुछ इस शेप की होती है, और इस शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोलिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन बी, पैराबोलिक। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट इज। जिसकी वजह से ये करंट इंड्यूस होता है, उसी को वो अपोज करती है, उस करंट की डायरेक्शन, उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपनी वजह को, अपनी कॉज ऑफ प्रोडक्शन को आपके पास अपोज करती है। ये लॉ किसका है, ये किसकी स्टेटमेंट है सर, ये स्टेटमेंट है हमारे पास ऑप्शन बी, लेंज लॉ की। लेंज ने हमें बताया था कि किस तरीके से आपके पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ आपके पास निकाला जाता है। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ जो होती है वो हमेशा ऑपोजिट होती है आपके पास, किसके, जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, हमेशा आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की जो डायरेक्शन होती है वो उसके ऑपोजिट होती है, जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहे हैं लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट इज। देखिए नॉर्मली हमारे पास होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को आपके पास कोई फोटोन दूं, इतना फोटोन जो कि डिफरेंस हो दो शेल्स के आपके पास एनर्जी लेवल का, तो वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके कहां चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो ज्यादा देर का मेहमान नहीं होता। ये बात याद रखिएगा कि उसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स होती है। जिसके बाद वो उस एब्जॉर्ब फोटोन को निकालता है और वापसी कहां जाता है, अपने घर पे, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है भाई, एक्साइटेड स्टेट की जो आपके पास लाइफ टाइम है वो कितनी है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स है। ठीक है सर, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में कह रहे हैं व्हाट विल बी द फोटोन एनर्जी फॉर अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम्स इफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम इज 2.83 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। कह रहे हैं इतनी अगर वेवलेंथ होती तो उसकी एनर्जी इतनी होती, तो बताओ 5000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी कितनी होगी। कोई इशू नहीं, निकाल लेते हैं।
एनर्जी के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर आपके पास एच सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू हमारे पास होती है भाई 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34। इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के मेथड से करेंगे तो नियरेस्ट आंसर तलाश करेंगे एंड में। सी होता है कांस्टेंट आपके पास स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8। और लेमडा कितनी दी हुई इन्होंने बोला भाई 5000 एंगस्ट्रॉम का निकाल के दिखाओ। 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है सर 5000 एक्सपोनेंट -10। सही है सर, यही होता है। लेकिन अगर मैं इसको और साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स आपके पास। तो यहाँ पे आ गया 5 एक्सपोनेंट -7। और अगर मैं देखूं तो सारे के सारे ऑप्शन जूल्स में नहीं है, बल्कि किसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जानने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 -19 से। तो मैंने डिनोमिनेटर में कन्वर्टिंग फैक्टर भी लिख दिया आपके पास साथ ही साथ। और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये क्यों लगाया हम लोगों ने, जूल इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेते हुए चलते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर 6.4 लिखा हुआ है, 6.6 नहीं है 6.4 है। तो क्या फायदा होगा सर, 1.6 बन जा और 1.64 से 6.4 हो जाएगा, जिसको 16 और 64 की तरह भी कैंसिल कर सकते हो आप लोग। सही जी। अच्छा आगे आगे हमारे पास 4 3 12 और 12/5। जरा साइड पे काम करते हैं, अपने पास कर लेते हैं 12/5। तो 12/5 आपके पास कितना बनता है, 5 2 10 होते हैं। ठीक है, 2 बच जाता है। अच्छा 2 बच गया, पॉइंट लगाया आपने 20 हो गया, तो ये आ जाता है सर 2.4। तो आपके पास ये हो जाता है 2.4। सही है सर। और 2.4 के आगे अगर हम देखें तो उसके आगे आपके पास जो पॉइंट्स बचेंगे, सॉरी 10 की पावर्स बचेंगी, वो कितनी बच रही हैं, वो बच रही है सर 10 की पावर -34। ठीक है। और प्लस का क्या आ गया, 8 आ गया। फिर माइनस का 7 ऊपर जाके +7 बन जाएगा और -19 ऊपर जाके +19 बन जाएगा। अब देखें 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 19 होते हैं 34। 34 और -34 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे आपके पास सारे। तो क्या बच जाएगी 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1। तो तकरीबन आंसर मेरे पास कितना आना चाहिए, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए। नाउ लुक फॉर द नियरेस्ट ऑप्शन। तो चूंकि हमने अप्रोक्सीमेशन करी थी थोड़ी सी, तो कुछ पॉइंट्स में आगे पीछे आंसर आ सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, ऑप्शन ए 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पासेस ओनली। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने पीछे भी जिक्र किया था। अगर मेरे पास सपोज करो एक ऑल्टरनेटिंग करंट वेव आ रही है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स दोनों मौजूद हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है सिर्फ एक डायोड लगा हुआ है आपके पास। ठीक है। जब इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है तो पॉजिटिव और पी टाइप मिलकर तो बन जाते हैं फॉरवर्ड बाइस, और आपको एक डीसी पल्सुएटिंग आउटपुट मिलता है। ठीक है सर। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल पहुंचती है तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव जाके मिलता है पॉजिटिव से, ऊपर तो फॉरवर्ड बाइस हो गया था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या बन जाएगा, रिवर्स बाइस, और आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। जब कोई आउटपुट नहीं मिलेगा तो जीरो आउटपुट आ गया। फिर अगली बारी फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल की आएगी, फिर आउटपुट आया। फिर अगली बारी नेगेटिव हाफ साइकिल की आएगी, नो आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो सिर्फ सर पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा है। रुको, अगर मैं आपके पास इसी ऑल्टरनेटिंग करंट वेव को अगर उल्टे डायोड लगा के आपके पास इसमें से पास करवाता, फिर क्या होता, अब इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल का कोई आउटपुट नहीं आता आपके पास। ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाती तो तब फॉरवर्ड बाइस बन जाता। पहले रिवर्स बाइस बनता आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बाइस बनता। तो फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलता है इसका। ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव को भी रेक्टिफाई कर सकता है, नेगेटिव को भी, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन कि किस तरह से आपने इसको प्लेस किया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है सर, डी, ईदर साइकिल। किसी भी एक साइकिल को रेक्टिफाई कर सकता है हमारे पास, जरूरी नहीं कि एक ही को करे, किसी भी साइकिल को आपके पास ये रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं अ स्टील बॉल ऑफ मास 5 ग्राम इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.5 मीटर्स। ठीक है। मान लो एक टावर के ऊपर खड़े हुए थे छत पे हम लोग उसकी, और वहां से हम लोगों ने एक स्टील बॉल को थ्रो किया बकायदा। ठीक है। ड्रॉप नहीं किया, थ्रो किया। थ्रो करने का मतलब उसको कितनी स्पीड दी हम लोगों ने, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस पॉइंट पे इस स्टील बॉल में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ ना कुछ। फिर क्या कह रहे हैं, जब ये नीचे जमीन पे गिरती है तो जमीन के अंदर ये आपके पास सपोज करो मिट्टी पड़ी होगी, बजरी पड़ी होगी, उसके ऊपर पेनिट्रेट करके चली गई अंदर तक। और कितना पेनिट्रेट कर गई हमारे पास, 50 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर गई। तो जब ये पेनिट्रेट करके रुक जाएगी तो इसको रोका किसने, रेजिस्टिव फोर्सेस ने। रेजिस्टिव फोर्सेस ने जो इसके ऊपर आपके पास फोर्स लगाई या इसकी एनर्जी तोड़ी, वो कितनी तोड़ी, इसको रेस्ट में ले आया। इसका मतलब जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी थी वो सारी की सारी टूट गई आपके पास, और वो गई कहां, वो चली गई वर्क डन करने में अगेंस्ट द
फ्रिक्शन या फिर अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ड्यू टू सेंड। ठीक है, कह रहे हैं कितना मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आया। मैकेनिकल एनर्जी शुरू में जितनी थी आखिर में 0 हो चुकी है, तो जितनी शुरू में थी उतनी ही चेंज आ गया ना आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शुरू में 10 थी और आखिर में 0 हो गई है, तो चेंज कितना आया सर? 10 माइनस 0 हमारे पास 10 ही हो जाएगा सिंपली। तो जितनी इनिशियल थी वही निकाल लेते हैं। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास कैसे निकाली जाएगी? वो सम हो जाएगी सर काइनेटिक और पोटेंशियल का। काइनेटिक होती है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल कितनी है हमारे पास mgh। सही है सर। तो आपके पास अब देखते हैं, अब यहाँ से अगर मैं m को कॉमन निकाल लूं तो यहाँ बच जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा gh। आए वैल्यूज पुट कर देते हैं सर। मास हमें कितना दिया हुआ है? देखो मास दिया हुआ है 5 ग्राम्स। ग्राम्स का मतलब हो जाता है हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। जब मैं इसको किलोग्राम्स में ले जाऊंगा, ठीक है। v स्क्वायर वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको? 10। सही है जी। और हाइट कितनी दी हुई है? 19.5। आओ देखते हैं। तो v स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस gh। g को हम लोग मान लेते हैं 10 और हाइट कितनी आ गई? 19.5। सही है सर। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 और यहाँ क्या बच जाएगा? 100/2 हो जाता है 50 और प्लस में कौन आ जाएगा? 195। सही है सर। तो 50 प्लस 195 अगर हम करते हैं तो बेटा ये आपके पास हो जाता है 245। सही है सर। 245 को सिर्फ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 245 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो सर ये हो जाता है हमारे पास 245 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 1225 और आगे लग जाएगा 10 की पावर माइनस 3। माइनस 3 जब करेंगे इसको एग्जैक्ट आपके पास पॉइंट्स में ले जाए तो ये हो जाएगा 1.225 और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास इस तरीके से? 1.225 जूल्स। बाद में 0 हो जाएगी तो चेंज कितना होगा? इसी को माइनस कर दो 0 से तो आ जाएगा 1.225 जूल्स। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन में से कौन सा बन रहा है? सर ऑप्शन बी बन रहा है फिर हमारे पास 1.225 जूल्स। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम आउटपुट पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। लेकिन रुको, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया सर। रुको 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 रुको, क्यों? क्योंकि वोल्टेज की जगह अगर मैं ओम्स लॉ की जगह आई आर लिख दूं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर बी, जिसका मतलब सर ए और बी दोनों सही हो गए। अब और रुको, अगर मैं करंट की जगह पे फिर से ओम्स लॉ की वजह से v अपॉन आर लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर और एक आर से एक आर कैंसिल होकर बच जाएगा एक आर, जिसका मतलब सर तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तो सर ले दे के क्या बन गया हमारे पास? डी ऑल ऑफ दीज। सबके सब ऑप्शंस ठीक हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करते हैं? ए वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे। देखो बेटा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट के ऊपर तो आपके पास ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। यानी कि अगर हमारी दी हुई वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विल इमिट, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने निकलेंगे ये इस पे डिपेंड नहीं करता आपके पास। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन ए तो गलत हो जाता है। बी में कह रहे हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर क्या चीज डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो निकलेंगे भी कि नहीं, क्योंकि एनर्जी अगर हमारे पास वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जितनी ज्यादा एनर्जी आप देते हो उतना इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाती है? काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो अगेन इस पे डिपेंड नहीं करता, कितनी स्पीड से या कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे वो जरूर डिपेंड करता है। तो ये भी गलत हो जाता है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हम बात करें एनर्जी की तो बराबर होता है एच के, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली आपके पास किसको ऑल्टर करती है? स्पीड को, कि कितनी स्पीड से निकलेंगे, कितने निकलेंगे अगेन वो नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो डिपेंड करता है सर आपके पास ऑप्शन डी इंटेंसिटी के ऊपर। ये याद रखिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर आपके पास डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो करंट। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जाए या फिर फोटो करंट के बारे में पूछा जाए तो आपके पास दोनों जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ किसे कहते हैं? कुछ बच्चे इसको जल्दी जल्दी के चक्कर में हाफ लाइफ ही पढ़ लेते हैं। ये हाफ लाइफ नहीं है, ये एवरेज लाइफ है। एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा? आपके पास द टाइम रेडियो एक्टिव एलिमेंट exists बिफोर डिके। डिके होने से पहले वो कितनी देर एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ। ठीक है, और एवरेज लाइफ को आपके पास मीन लाइफ भी कहा जाता है। तो मीन लाइफ लिखा हुआ आ जाए, एवरेज लाइफ लिखा हुआ आ जाए, उसका जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट यानी कि 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास? ऑप्शन ए 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर ये कहते हैं हाफ लाइफ निकालो तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है फिर आपके पास ऑप्शन डी ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, जैसे हम कहते हैं 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है बेटा, तो ये चीज जरा गौर से पढ़िएगा कि हाफ लाइफ पूछी जा रही है या मीन लाइफ पूछी जा रही है। सही है। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इन। देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी का जो डायरेक्टली ताल्लुक होता है आपके पास, वो किसके साथ होता है? टेम्परेचर के साथ। अभी अगर कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? सर बी, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है। क्यों? इसका मतलब ही क्या होता है? आइसो वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है हमारे पास सेम, और थर्मल जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? बी, आइसोथर्मल प्रोसेस। मूविंग ऑन। 46। 46 में कह रहे हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 3 जूल्स। ठीक हो गया। जो एनर्जी हमारे पास स्टोर हुई हुई है वो कितनी आ गई आपके पास? 3 जूल्स आ गई। ठीक है सर, उसके आगे क्या कह रहे हैं आपसे? व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आप ये बताइए इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी अगर द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है वो कितना हो जाए हमारे पास? 220 वोल्ट हो जाए। ठीक है, और निकालते हैं। देखिए सर, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है आपके पास कैपेसिटर की, वो बराबर होता है हमारे पास किसके? हाफ सी वी स्क्वायर के। अगर मुझे यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी का फॉर्मूला बन जाएगा 2e डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर के आपके पास। ठीक हो गया सर। अगर ये 2e लिखा हुआ है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और v की वैल्यू कितनी है? 220 का होल स्क्वायर। सर 220 का स्क्वायर कौन निकालेगा? लेकिन आपको 220 का स्क्वायर की बजाय 22 का स्क्वायर आना चाहिए। 22 का स्क्वायर होता है 484, और एक अंडा लगा हुआ स्क्वायर है, तो ये 2 अंडे बन जाएंगे हमारे पास। ऊपर आ गया हमारे पास 6, और नीचे आ गया हमारे पास सिंपली 48400। सही है। और उसको 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24200। ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास नीचे जो लिखा हुआ है, अगर उसको मैं राउंड ऑफ कर दूं, तो ये लिखा हुआ है 24,000। ठीक है, 24,200 के बजाय क्या लिखा हुआ है? 24,000, और 1000 के लिए मैंने लगा दिया 10 की पावर 3। फायदा क्या होगा? ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 8। तो 1 को 8 से डिवाइड करना है, सिर्फ हम लोगों ने आओ कर लेते हैं। 8 को 1 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, ये 10 हो गया। 1 आ जाएगा आपके पास, 2 बचेगा। ठीक है, फिर पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, तो 2 आता है 16 के पीछे, ये हो जाएगा 16, पीछे बच जाएगा 4, और 4 पे फिर आगे 0 लगेगा, तो ये आ जाता है 8 5 40। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया हमारे पास? 0.125, और 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 10 की पावर -3। सही है भाई। अब -3 बन रहा है अगर हमारे पास, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? अगर लेट से मैं आपसे बोलूं इसको 125 कर दो, तो ये -3 और बढ़ेगा, ये हो जाएगा -6 सर। और -6 को हम लोग आपके पास प्रीफिक्स में कैसे लिखते हैं? माइक्रो। और क्या निकाली आपने? कैपेसिटेंस। तो यूनिट लग जाएगा फेरेड का। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 125 माइक्रो फेरेड। मगर ये सर आपके पास एक अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो नियरेस्ट आंसर ढूंढ लीजिए इसका कितना आ रहा है। सर ऑप्शन ए आ रहा है 124 माइक्रो फेरेड्स। ठीक है भाई। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं आपसे अ वेव फ्रंट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू द मीडियम क्यू। सही है। एक वेव फ्रंट है आपके पास, वो कहां से ट्रेवल कर रहा है हमारे पास? एयर से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है एक ऐसे मीडियम में जिसका नाम हमने क्या रख दिया? क्यू। मान लेते हैं भाई एयर जो है वो रेयर मीडियम है, और क्यू जो है हमारे पास वो क्या है? डेंसर मीडियम है। ठीक है सर। तो आपके पास कह रहे हैं इन एयर, अच्छा जी, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बाउंड्री इन एयर। एयर की तरफ जो बाउंड्री है उसके अंदर वो कितना एंगल बना रहा है आपके पास? 45 डिग्री का। तो यहाँ पे एक छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो एंगल को डिफरेंशिएट करने के लिए। कितना बना रहा है भाई सर आपके पास? 45 डिग्री का। तो इस एंगल को सर हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे होती है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल आई से। सिंपल हो गया। आगे क्या कह रहे हैं आपके पास? एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द बाउंड्री इन मीडियम क्यू। मीडियम क्यू की बाउंड्री के अंदर ये कितना एंगल बना रहा है अब आपके पास? 30 डिग्री। तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, जिसका मतलब यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हो गया। इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे फिर हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है सर। और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल आर से। पूछ के ना व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्यू। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। तो क्या बन जाएगा? साइन एंगल इंसिडेंस कितना है सर? 45, और एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है सर आपके पास? 30। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30, विच इज ऑप्शन बी। सही है भाई। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये पूछ रहे हैं। तो सर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि कितना चार्ज किसी एक पॉइंट से वायर में कितनी एक सेकंड में गुजर रहा है। एक सेकंड में इस पॉइंट से कितना चार्ज गुजर रहा होगा आपके पास, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आपके पास? करंट। तो करंट कैसे डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई। मूविंग ऑन।
क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं एक्सरेज आर ऑल्सो नोन एज, एक्सरे को इनमें से और क्या नाम दिया जाता है आपके पास? ए स्लो मूविंग इनविजिबल फोटॉन्स, इनविजिबल तो है सर लेकिन स्लो मूविंग थोड़ी है। एक्सरेज भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि यूनिवर्स के अंदर सबसे तेज चीज कंसिडर की जाती है और उसकी स्पीड कितनी होती है हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। तो ए और बी तो एज इट इज कट गए क्योंकि उसमें स्लो लिखा हुआ है। अच्छा है इनविजिबल, क्योंकि विजिबल सिर्फ कौन सी होती है सर आपके पास? विबग्योर होती हैं। इनके अलावा तमाम रेडिएशंस क्या होती हैं हमारे लिए? इनविजिबल होती हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा फिर आपके पास सर? ऑप्शन सी, फास्ट मूविंग इनविजिबल फोटॉन्स। ठीक है, ओके जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं आपसे इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट वाज यूज्ड, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ कितनी दी हुई है हम लोगों को? 500 नैनोमीटर्स। ठीक है, जो कि आपके पास कितना बन जाएगा सिंपली अगर हम करते हैं? ये बन जाएगा सर 5 एक्सपोनेंट -7। क्यों? क्योंकि 500 नैनो की जगह हमने -9 लगाया तो ये 2 पॉइंट्स और आगे गया तो आपके पास ये -7 बन गया मीटर्स में। ठीक हो गया सर। आगे क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1.0 mm, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं 1.0 मिलीमीटर्स। ठीक है, मिलीमीटर को अगर हम चाहे मीटर्स में लेके जाना तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर्स, क्योंकि मिली का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -3। कह रहे हैं व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस, फ्रिंज की सेपरेशन को हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये निकालनी है। इफ दे आर ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जर्व की जा रही है? 3 मीटर्स के, आओ निकालते हैं। तो बेटा फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बराबर होता है लैम्डा एल ओवर डी के। वेवलेंथ कितनी दी हुई है सर? 5 एक्सपोनेंट -7, लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 3, और डी हमारे पास कितना है? 1 एक्सपोनेंट -3। ये तो बहुत आसान हो गया, ये हो जाएगा 5 3 15 और 10 की पावर हो जाएगी -7 और ऊपर जाके बन जाएगा +3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 एक्सपोनेंट -4। तो आंसर आ रहा है 15 एक्सपोनेंट -4, लेकिन ये आ रहा है सर किसमें? मीटर्स में। सही है, तो अब आपके ऑप्शंस या तो मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। अगर मिलीमीटर में आपने जाना भी है इसको लेके तो देखो मिलीमीटर में क्या हो जाएगा आपके पास? पॉइंट को एक पीछे ले जाओ तो ये बन जाएगा सर 1.5 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास? -3, और किस में आ जाएगा अभी आपके पास? मीटर्स में। तो -3 को हम लोग मिली के प्रीफिक्स से रिप्लेस कर देते हैं, ये बन जाएगा सर 1.5 mm। तो इसका मतलब फ्रिंज स्पेसिंग कितनी आ गई? 1.5 mm, विच इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, और निकालते हैं ये भी अपने पास कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला में याद है वो तो होता है mv²/r, लेकिन यहाँ पे हम v की जगह पे लिख सकते हैं r ओमेगा, यानी कि रेडियस टाइम्स एंगुलर स्पीड, तो ये हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड में कौन आ गया? r, एक r से एक r काट दो, क्या बच गया हमारे पास? mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया सर, और ओमेगा एंगुलर स्पीड बराबर होती है 2 पाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी के आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें पुट कर देता हूं तो ओमेगा पे स्क्वायर है, एम और आर तो एज इट इज आ गया, ओमेगा पे स्क्वायर लगा दो, ओमेगा का स्क्वायर कितना बनेगा जरा यहाँ पे चेक करें, ये बन जाएगा सर आपके पास 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और साथ साथ क्या लग गया हमारे पास? एम आर, ओमेगा के स्क्वायर की जगह हम लोगों ने ये लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ की वैल्यू डबल होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी छिड़ जाएगी? बाकी कोई चीज डबल नहीं हो रही, सिर्फ कौन डबल हो रहा है हमारे पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ के बजाय अब 2f लिखी जाती है। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4, तो सेंट्रीपिटल फोर्स छिड़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 4 बाहर निकाल दिया, अंदर रहेगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है जी, एफ स्क्वायर एम आर, जो कि सर आपके पास ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर थे। तो आपकी जो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई या छिड़ी हुई भी सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई वो पहले के मुकाबले में कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, 4 टाइम्स। ठीक है जी। क्वेश्चन 52 में कह रहे हैं द कंट्रोल रॉड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्स द रिएक्शन बाय, क्या चीज कंट्रोल करके वो रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं कंट्रोल रॉड्स? देखो आपके पास होता क्या है कि जब एक यूरेनियम का एटम फिजन को परफॉर्म करता है तो फिजन परफॉर्म होने के बाद वो आपके पास 2 छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, इनमें से एक होता है हमारे पास बेरियम और एक होता है क्रिप्टॉन, और साथ ही साथ 3 निकलते हैं हमारे पास फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो कि अगले यूरेनियम को हिट कर रहे होते हैं। तो इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोगों को इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना होता है। अब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं तो कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं? अब आप खुद देख लीजिए, ए रिड्यूस करनी चाहिए न्यूट्रॉन की स्पीड या इंक्रीज करनी चाहिए न्यूट्रॉन की स्पीड? सर रिड्यूस होनी चाहिए न्यूट्रॉन की। सी और डी का ताल्लुक ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे काम ही नहीं है फिजन से, फिजन का काम होता है आपके पास न्यूट्रॉन से।
से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, रिड्यूसिंग द न्यूट्रॉन स्पीड। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे हैं अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल विल बी। देखें बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई हो रही होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई हो रही होती है, जिसकी वजह से एक साइकिल के ऊपर आपको दो पल्सुएटिंग आउटपुट्स मिलते हैं। अगर एक कंप्लीट साइकिल पे आपको दो पल्सुएटिंग आउटपुट्स मिल रहे हैं तो सिंपली 50 हर्ट्ज की वजह से आपको जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज, उसका डबल हो जाएगी सिंपली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 100 हर्ट्ज। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक हो गया, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 मीटर्स कहां गया, पहले ईस्ट की जानिब, फिर वहां से 10 मीटर्स कहां गया, हमारे पास वेस्ट की जानिब आ गया। ठीक है सर, तो आपके पास नेट डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने। देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस निकालना तो आसान काम है। टोटल डिस्टेंस के लिए सबको ऐड कर दो, तो उसने पहले चला 20, उसके बाद कितना चला 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 30 मीटर्स हो गया। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ये कैसे निकालेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है सर इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 10 विच इज 10 मीटर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो 20 माइनस 10 कर दिया मैंने, इसके लिए कितनी आ गई हमारे पास, 10 मीटर्स आ गई। ठीक है, सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सही भाई, निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड होती है सर आपके पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही है भाई, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 30 और टाइम कितना दिया इन्होंने आपको 5 सेकंड्स। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 6 मीटर पर सेकंड आ गई, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। और एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें हम लोग, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास सर बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही भाई, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास सर, 10 है। अच्छा सही है, और टाइम कितना है हमारे पास 5 है, तो ये कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आ रही है 6 और वेलोसिटी आ रही है 2। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन आपके पास। तो सर करेक्ट ऑप्शन एक ही है हमारे पास यहाँ पे, और वो है ऑप्शन बी, स्पीड है 6 और वेलोसिटी हमारे पास है 2। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहे हैं एक्सरेज आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट। इनमें से किस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्सरेज यूज की जाती हैं। तो बेटा आपके पास एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिनका नाम था ब्रैग भैया। ब्रैग भैया ने एक लॉ दिया था, उनका नाम था ब्रैग लॉ। उसमें उन्होंने ये सिखाया था कि आपके पास आप किस तरीके से क्रिस्टल्स के अंदर एक्सरेज को डायफ्रैक्ट करवा सकते हो, जिससे फायदा ये हुआ था कि तमाम क्रिस्टल्स के फिर आपको स्ट्रक्चर स्टडी करने में बड़ी आसानी हो गई थी। तो एक्सरेज को हम लोग डायफ्रैक्शन करवाते हैं क्रिस्टल्स के अंदर, जिससे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो एक्सरेज को यूज क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किसको करने के लिए सर, क्रिस्टल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहे हैं वैल्यू ऑफ करंट इन अ शॉर्ट सर्किट इज। देखो बेटा, शॉर्ट सर्किट क्या होता है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तार है, उस तार में एक हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, और एक और तार है। कहीं आपके पास किसी भी वजह से फॉर एग्जांपल यहां से ये तार टूट के अगर लो रेजिस्टिव वायर के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग अपने घर के अंदर कहते हैं अगर लाइव और न्यूट्रल कनेक्ट हो जाते हैं आपके पास, तो क्या होता है कि आपके पास जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट की वैल्यू समझिएगा, करंट और रेजिस्टेंस आपस में होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो वहां से गुजरने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ज्यादा। तो रेजिस्टेंस आपके पास लीस्ट हो जाती है शॉर्ट सर्किट के अंदर। अगर रेजिस्टेंस लीस्ट हो जाती है तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है भाई।